आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता परिवर्तन के चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। अरे संबोधन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। वे, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। अपलक, देखिए अपलक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए किसी को देखना, बिना पलक झपकाए किसी को देखना, ठीक है। चार नयन, देखिए इसको उलट दीजिए, नयन चार, तो नयन चार होना का मतलब होता है कि आंखें मिलाना या किसी का मिलना। चार नयन यानी नयन चार होना का मतलब मिलना होता है, ठीक है, मिलना। आठ आंसू रोते, देखिए एक मुहावरा है, आठ आंसू रोते, इसका मतलब है फूट फूट कर रोना, बहुत ज़्यादा रोना, फूट फूट कर रोना, ठीक है। निरुपाय माने उपाय विहीन होकर, निरुपाय माने उपाय विहीन होकर। उठे, उठे मतलब उठना या खड़ा होना, उठना या खड़ा होना, ठीक है। रोओ, रोओ का मतलब रोएं जो शरीर में होते हैं, बाल होते हैं, तो वही रोएं, ठीक है। तो उठे रोएं मतलब रोओं का खड़ा होना, रोओं का उठना। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आलिंगन, आलिंगन का मतलब होता है गले से लगाना, आलिंगन माने गले से लगाना। कसक उठते, देखिए कसक उठते का मतलब पीड़ा उठना, पीड़ा पहुंचना, दर्द पहुंचना, कसक उठना, ठीक है। कांटों से मतलब कांटों के समान, कांटों के समान। हाय सरल है, ये दुख सूचक शब्द है, हाय तो सरल है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को सीखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए दे देता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी लिखिएगा, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, तब आप हिंदी मत लिखिएगा, तब आप लिखिएगा सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पल्लव से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आने वाले सांसारिक दुख की दयनीय दशा का चित्र प्रस्तुत किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, अरे वे अपलक चार नयन आठ आंसू रोते निरुपाय। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं कि अरे वे आँखें जो प्रिय से चार होने पर, अर्थात प्रिय से मिलने पर बिना पलक झपकाए, अपलक, बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखा करती थीं, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वियोग हो जाने पर वही आँखें। भाव के अनुसार इतना अपनी तरफ से जोड़ लीजिए।
फिर से सुनिए, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वियोग हो जाने पर वही आँखें उपाय विहीन होकर, निरुपाय, उपाय विहीन होकर फूट फूट कर रोया करती हैं। 8 आंसू रोते मतलब फूट फूट कर रोया करती हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं, लेकिन इसके पहले दोनों लाइन का भाव मेरे शब्दों में ज़रा सा समझ लीजिए, तो व्याख्या समझना और आसान हो जाएगा। देखिए, कवि इन 2 लाइन में ये कह रहे हैं कि जब प्रेमी प्रेमिका के मिलने का समय था, जब उनकी आँखें 4 होती थी, वो एक दूसरे से मिलते थे, तो बिना पलक झपकाए वो एक दूसरे को देखा करते थे। लेकिन समय बदला, परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वियोग आ गया। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अब उनके मिलने का कोई भी उपाय नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति में उपाय विहीन होकर वही आँखें जो पहले बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखा करती थीं, अब फूट फूट करके रो रही हैं। वियोग के परिणाम स्वरूप उपाय विहीन होकर के फूट फूट करके रो रही हैं। यही बात कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए लाइन के माध्यम से एक बार फिर से देखते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि अरे वे आँखें जो प्रिय से 4 होने पर अर्थात प्रिय से मिलने पर बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखा करती थी, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वियोग हो जाने पर वही आँखें। मैंने कहा कि भाव के अनुसार इतना अपने से जोड़ लीजिए। फिर से सुनिए, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वियोग हो जाने पर वही आँखें उपाय विहीन होकर फूट फूट कर रोया करती हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, उठे रोमों के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। आगे कवि पंत जी कहते हैं, वियोग के कारण आने वाले भय की आशंका से। भाव के अनुसार फिर इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए क्या जोड़ना पड़ेगा, वियोग के कारण आने वाले भय की आशंका से उनके रोएं इस प्रकार से खड़े हो गए हैं, इस प्रकार से उठ गए हैं, मानो वो एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हैं, मानो वो एक दूसरे को गले से लगाना चाहते हैं। उनके शरीर में इस तरह से, इतना आपने जोड़िए, उनके शरीर में इस तरह से पीड़ा उठ रही है, मानो हाय उनके शरीर में कांटे चुभो दिए गए हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखिए, लेकिन पहले दोनों लाइन का भाव मेरे शब्दों में समझिए। देखिए, कवि ये कह रहे हैं कि जब प्रेमी प्रेमिका को ये आशंका होती है कि अब उनका वियोग हो जाएगा, वो बिछड़ जाएंगे, तो इस भय के कारण उनके जो रोए हैं, उनके शरीर के जो बाल हैं, वो उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और कवि कल्पना करता है कि उन बालों को, उन रोओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को गले से लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं, और उनके शरीर में इस तरह से पीड़ा उठ रही है, मानो हाय उनके शरीर में पूरे कांटे चुभो दिए गए हैं, कांटे कांटे धंसा दिए गए हैं, चुभो दिए गए हैं। यही बात कवि कह रहे हैं। लेकिन कैसे कह रहे हैं, चलिए लाइन के माध्यम से एक बार फिर से देखते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने से जोड़ लेंगे, वियोग के कारण
आने वाले भय की आशंका से। ठीक है, वियोग के कारण आने वाले भय की आशंका से उनके रोए इस प्रकार खड़े हो गए हैं मानो वे एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हैं। दुखों से उनके शरीर में, फिर इतना अपने जोड़ लीजिए, दुखों से उनके शरीर में इस प्रकार पीड़ा उठ रही है मानो हाय उनके पूरे शरीर में कांटे चुभो दिए गए हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो रस इसमें श्रृंगार रस है, छंद इसमें स्वच्छंद छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास और उपमा 2 अलंकार हैं। कहाँ पर है, चलिए थोड़ा सा पद्यांश पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं 8 आंसू, तो यहाँ पर अ और यहाँ पर अ दिख रहा है। इसी तरह से आप और जगह देखिएगा, अगर कहीं वर्णों की पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ देखिए कांटों से मतलब कांटों के समान, यानी उनके शरीर में मानो जैसे कांटे चुभो दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमको जो है वो उपमा अलंकार दिखाई पड़ रहा है। तो ये 2 मुख्य अलंकार हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग शैली की बात करें तो इस पद्यांश की जो शैली है वो प्रतीकात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। यदि भाषा देखी जाए तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है।